10 मई की सुबह उजली और साफ थी। पिछले कुछ दिनों से मुझ पर तरह तरह के गणमान्य व्यक्तियों और विश्व नेताओं की मेहरबानी थी, जो शपथ ग्रहण से पहले सम्मान प्रकट करने आ रहे थे। यह उद्घाटन दक्षिण अफ्रीकी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था। समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के एम्फी थिएटर में हुआ। दशकों तक ये स्थान श्वेत वर्चस्व का प्रतीक था और अब ये विभिन्न रंगों और देशों की एक इंद्रधनुषी सभा का स्थल बना था। दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैरेंसलीय सरकार के शपथ ग्रहण के लिए उस सुंदर शरद दिन मैं अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ था। मंच पर पहले मिस्टर डी क्लार्क ने शपथ ली। वे दूसरे उपराष्ट्रपति बने। फिर थाबो मबेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और गणराज्य व इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित रहने की शपथ ली। उपस्थित मेहमानों और दुनिया भर के दर्शकों से मैंने कहा, आज हम सब यहाँ उपस्थित होकर नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। एक असाधारण मानवीय त्रासदी के अनुभव से जो बहुत लंबे समय तक चला, एक ऐसा समाज जन्म लेना चाहिए जिस पर संपूर्ण मानवता गर्व कर सके। हम जो कुछ समय पहले तक अपराधी माने जाते थे, आज दुनिया की राष्ट्रों की मेजबानी का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने सभी विशिष्ट अतिथियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर न्याय, शांति और मानव गरिमा की इस सामान्य जीत को अपनाया है। हमने अंततः अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग भेदभाव और अन्य प्रकार के भेदभाव की निरंतर बेड़ियों से मुक्त करेंगे। कभी नहीं और कभी नहीं फिर से ऐसा होगा कि ये सुंदर धरती एक के द्वारा दूसरे पर अत्याचार देखेगी। सूरज कभी इस महान मानवीय उपलब्धि पर अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता का राज हो। ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। कुछ ही क्षणों बाद हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। दक्षिण अफ्रीका के विमानों, हेलीकॉप्टरों और सैन्य वाहनों ने एकदम सटीक और अनुशासित ढंग से यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ान भरी। ये केवल सैन्य शक्ति और सटीकता का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये लोकतंत्र और एक नए स्वतंत्र रूप से चुने गए सरकार के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था। शपथ ग्रहण से ठीक पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के उच्चतम जनरलों ने, जो पहले के समय के पदक और रिबन से सजे हुए थे, मुझे सलामी दी और वफादारी की शपथ ली। मैं ये भूल नहीं सकता था कि कुछ साल पहले वे मुझे सलामी नहीं देते बल्कि गिरफ्तार कर लेते। अंत में इम्पाला जेट विमानों ने आसमान में नए दक्षिण अफ्रीकी झंडे के रंगों काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा की धुआं रेखा खींच दी। उस दिन का प्रतीक मेरे लिए 2 राष्ट्रगानों का बजना था। श्वेत लोगों द्वारा नकोसी साइक्लिल अफ्रीका गाना और अश्वेत लोगों द्वारा डाइस्टेम पुराने गणराज्य का राष्ट्रगान। भले ही उस दिन दोनों समुदायों को उन गीतों के बोल ठीक से याद नहीं थे जिन्हें वे कभी तिरस्कार करते थे, पर वे जल्द ही उन्हें दिल से सीख लेंगे। शपथ ग्रहण के दिन मैं इतिहास के भाव से अभिभूत था। 20वीं सदी के पहले दशक में, कुछ वर्षों बाद एंग्लो-बो युद्ध के और मेरी जन्म से पहले, दक्षिण अफ्रीका की श्वेत जातियों ने आपसी मतभेद भुलाकर एक नस्लीय शासन प्रणाली की स्थापना की, जो अपने ही देश की काली जातियों के विरुद्ध थी। उन्होंने जो ढांचा खड़ा किया, वह दुनिया की सबसे कठोर और अमानवीय व्यवस्थाओं में से एक बना। अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और मेरे जीवन के 8वें दशक में वो व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त हो गई और उसकी जगह एक ऐसी सरकार ने ले ली जो सभी जातियों के अधिकार और स्वतंत्रता को मान्यता देती थी। ये दिन मेरे लोगों की असंख्य और कल्पनातीत बलिदानों के कारण संभव हुआ। ऐसे लोगों के जिन्होंने जो सहा और जो साहस दिखाया, उसकी गिनती और भरपाई कभी नहीं हो सकती। उस दिन मैंने वही महसूस किया जो मैंने और दिनों में किया था, कि मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का प्रतीक था जो मुझसे पहले आए थे। उनका वो लंबा और महान संघर्ष मुझ पर आकर समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अब मेरे साथ फिर से प्रारंभ हुआ। मुझे दुख था कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका और वे ये देख नहीं सके कि उनके बलिदानों ने क्या फल दिए। अपार्थेड की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में गहरी और स्थायी चोट पहुंचाई। हम सभी को वर्षों, शायद पीढ़ियों तक उस गहरे दर्द से उबरने में समय लगेगा, लेकिन उस उत्पीड़न और क्रूरता के दशकों ने एक और अनचाहा परिणाम दिया। इसने ओलिवर टाम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुक्वे जैसे अद्भुत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता वाले लोग पैदा किए, जिनका समान शायद फिर कभी न हो।
शायद अत्याचार की इतनी गहराई ऐसे महान चरित्रों को जन्म देने के लिए जरूरी होती है। मेरा देश अपनी जमीन के नीचे मौजूद खनिजों और रत्नों से समृद्ध है, लेकिन मैं हमेशा जानता था कि इसका सबसे बड़ा खजाना इसके लोग हैं। सबसे कोमल और सबसे सच्चे, सबसे शुद्ध हीरों से भी बेहतर। इन्हीं संघर्ष के साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा। मैंने बार बार देखा कि किस तरह लोग किसी विचार के लिए अपना जीवन जोखिम में डालते हैं और न्योछावर कर देते हैं। मैंने देखा कि लोग हमलों और यातनाओं का सामना करते हुए भी टूटते नहीं। उन्होंने जो ताकत और सहन शक्ति दिखाई वो कल्पना से परे थी। मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय पाना है। बहादुर वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो डर पर काबू पा लेता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे से उसके रंग, पृष्ठभूमि या धर्म के कारण नफरत करते हुए पैदा नहीं होता। लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है, और यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम इंसानी दिल में नफरत के विपरीत अधिक स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि जेल के सबसे काले समय में, जब हम पूरी तरह टूटने के कगार पर थे, तब भी किसी एक प्रहरी की झलक में मैं मानवता की चमक देखता था। शायद सिर्फ एक क्षण के लिए, लेकिन वो एक क्षण भी मुझे आगे बढ़ने के लिए आश्वस्त कर देता था। मानव अच्छाई एक लौ की तरह होती है, जिसे छिपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। एक समाज में हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा आदमी जो मानवता के साथ जीना चाहता था, उसे दंडित किया जाता था और अलग थलग कर दिया जाता था। वहाँ जो अपने लोगों की सेवा करना चाहता था, उसे अपने परिवार और घर से दूर कर दिया जाता था, और वह एक छुपा हुआ विद्रोही जीवन जीने को विवश हो जाता था। मैंने शुरुआत में अपने लोगों को परिवार से ऊपर रखने का चुनाव नहीं किया, लेकिन जब मैंने उनकी सेवा करने की कोशिश की तो मुझे एक बेटा, एक भाई, एक पिता और एक पति होने का अपना कर्तव्य निभाने से रोका गया। मैं स्वतंत्रता की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, हर उस तरह से जिसे मैं समझ सकता था। मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास के मैदानों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, उस पारदर्शी झरने में तैरने के लिए स्वतंत्र था जो मेरे गांव से होकर बहता था, तारों के नीचे भुने हुए मक्का खाने और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता और अपने कबीले की परंपराओं को मानता, मुझे इंसानों या ईश्वर के नियमों से कोई परेशानी नहीं थी। ये तभी हुआ जब मैंने सीखा कि मेरा बचपन का वो स्वतंत्रता एक भ्रम थी। जब मैंने एक युवा के रूप में ये जाना कि मेरी स्वतंत्रता पहले ही मुझसे छीन ली गई है, तब मैंने उसके लिए भूख महसूस की। शुरुआत में एक छात्र के रूप में मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, रात को बाहर रहने, जो चाहे पढ़ने और जहाँ चाहे जाने की अस्थायी स्वतंत्रता। बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैं उन मूलभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रताओं की कामना करने लगा। अपनी क्षमता का उपयोग करने, रोजगार कमाने, विवाह करने और एक परिवार बनाने की स्वतंत्रता, एक कानूनी जीवन जीने में बाधा न आने की स्वतंत्रता। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि केवल मैं ही नहीं, मेरे जैसे दिखने वाले मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं हैं। मैंने देखा कि न केवल मेरी स्वतंत्रता छीनी गई है, बल्कि उन सभी की भी। यहीं से मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भूख मेरे लोगों की स्वतंत्रता की बड़ी भूख में बदल गई। यही वो इच्छा थी कि मेरे लोग गरिमा और आत्मसम्मान से अपना जीवन जी सके, जिसने मेरे जीवन को दिशा दी। एक डरे हुए युवक को साहसी बना दिया, एक कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बना दिया, एक परिवार प्रेमी पति को घर से दूर कर दिया और एक जीवन प्रिय व्यक्ति को एक तपस्वी जैसा बना दिया। मैं किसी और से अधिक नैतिक या बलिदानी नहीं हूँ, लेकिन मैं उन थोड़ी बहुत स्वतंत्रताओं का आनंद भी नहीं ले सकता था जो मुझे मिली थी जब मुझे पता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्रता अविभाज्य है। मेरे किसी एक भाई की जंजीरें मेरी जंजीरें थी, मेरे लोगों की जंजीरें मेरी जंजीरें थी। मैं जानता था कि दमनकारी को भी मुक्त किया जाना उतना ही जरूरी है जितना कि पीड़ित को। जो व्यक्ति किसी और की स्वतंत्रता छीनता है, वो खुद नफरत का बंदी बन जाता है। वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे कैद हो जाता है। मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैं तब स्वतंत्र नहीं हूँ जब मेरी अपनी स्वतंत्रता छीनी जाती है। दमन करने वाला और पीड़ित दोनों ही अपनी मानवता से वंचित हो जाते हैं।